बैकुंठपुर विधानसभा क्यों खास है? यहाँ पर फिलहाल तो आरजेडी का कब्जा है, लेकिन क्या इस सीट का मिजाज कुछ ऐसा ही रहा है या फिर यहाँ तीर या पंजा या कमल भी कमाल करता रहा है? इसके बारे में जानेंगे। रंजन जी, अगर बैकुंठपुर को आप स्कैन करते हैं तो बैकुंठपुर की सीट का मिजाज क्या देखते हैं, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो जो शुरुआती समय था, इनफैक्ट 1952 से 1995 तक, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच जो है मुकाबला हुआ करता था, जिसमें लेफ्ट कई बार जो है उसे त्रिकोणीय बना दिया करता था। हालांकि लेफ्ट को यहाँ पर जीत मिली नहीं, लेकिन वो त्रिकोणीय जरूर बनाता था। फिर एक वक्त आया जब आपको आरजेडी और जेडीयू या समता पार्टी कह लीजिए, जब ये दो पार्टियां बनी तो फिर इन दोनों के बीच मुकाबला होना शुरू हुआ साल 2000 से, और उसमें से कांग्रेस की एग्जिट हो गई। तो आरजेडी और जेडीयू जो है 2010 तक एक दूसरे से भिड़ते रहे, लेकिन 2015 से यहाँ बीजेपी की एंट्री होती है और उसके सामने भी जो है वो आपको एक मुकाबला वहां पर शुरू होता है। तो 2015 में बीजेपी को यहाँ पहली बार कमल खिलाने का जो है वो अवसर मिला, लेकिन 2020 में आरजेडी ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। क्यों छीन ली, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए, जब आप स्कैन करते हैं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र को, तो दो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच भी एक मुकाबला देखने को मिला है, और ये दोनों हैं देवदत्त प्रसाद यादव और ब्रजकिशोर नारायण सिंह। इन दोनों के बीच एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही, एक द्वंद्व जो है दोनों के बीच चलता रहा। बाद में जो है इनके बेटे भी चुनावी मैदान में आ गए। अभी जो विधायक हैं आपको बैकुंठपुर से, वो देवदत्त प्रसाद यादव के ही बेटे हैं, और पिछली बार जिन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था वो ब्रजकिशोर नारायण सिंह के बेटे हैं। तो ये दो परिवारों की लड़ाई भी आगे चली, लेकिन जब आप पिछला दो चुनाव देखते हैं तो ये भी दिखता है कि अपनों ने ही अपनों का खेल बिगाड़ा है। ये दो परिणाम से नजर आते हैं। यहाँ पर अब तक 18 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 5 बार जीत हासिल की है, तो आरजेडी दूसरे स्थान पर है, उसे 3 बार यहां से कामयाबी मिली है। जनता दल, जनता पार्टी, एसएसपी को 2-2 बार सफलता मिली है। बीजेपी, जेडीयू, समता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी 1 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर सामान्य जाति के वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, और एक तरफ आप दूसरी तरफ देखते हैं तो एक एम और वाई भी दिखता है। तो इस वजह से आप यहाँ पर देखिएगा कि जो विधायक बने हैं उसमें 4 ब्राह्मण उम्मीदवार थे। राजपूत सबसे ज़्यादा 7 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुए हैं। भूमिहार भी 2 बार जीते हैं, और यादव 5 बार इस सीट को अपने नाम करने में सफल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर आखिरी 3 चुनावों की हम बात करें कि क्या कुछ है यहाँ पर देखने को, तो 2010 से हम शुरुआत करें, जब एक आमने सामने का मुकाबला हुआ था। जेडीयू की लहर थी उस साल, और उनके सामने जो है आपको देवदत्त प्रसाद यादव ही उम्मीदवार थे, जो कि 2005 में जो 2 चुनाव हुए थे उस दोनों में जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। तो यहाँ पर जो ये मुकाबला होता है उसमें यहाँ पर आपको मनजीत कुमार सिंह, जो कि आपको ब्रजकिशोर नारायण सिंह के बेटे हैं, उन्होंने जो है देवदत्त प्रसाद यादव को शिकस्त दी। मनजीत कुमार सिंह को आए 70,105 वोट, मतलब कि लगभग 56% वोट, और देवदत्त प्रसाद यादव को आए 33,581 वोट, मतलब 26.8% वोट। तो बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हुआ था, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई थी, और इस लड़ाई में जो है मनजीत कुमार सिंह 36,524 वोटों से जीतने में
कामयाब रहे। 2015 में महागठबंधन जो है अपनी शक्ल ले चुका था। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ महागठबंधन में एक ही बैनर के नीचे थे। तो दूसरी तरफ एनडीए से बीजेपी ने यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा और मिथिलेश तिवारी जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे। तो मनजीत कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी बने क्योंकि सिटिंग सीट जेडीयू की थी। लेकिन इन सब के बीच जो है दिलचस्प ये हुआ कि देवदत्त प्रसाद यादव की पत्नी मनोरमा देवी भी चुनावी मैदान में उतर गई निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। और यहां पर उन्होंने जो है जेडीयू प्रत्याशी का खेल खराब कर दिया। अब मिथिलेश तिवारी को आए 56,162 वोट, मतलब 35.11% वोट। और यहां पर मनजीत कुमार सिंह को मिले 42,047 वोट, मतलब 26.29% वोट। और मनोरमा देवी यहां लेकर आ गई 36,734 वोट, मतलब लगभग 23% वोट। और हार जीत का मार्जिन रहा 14,115 वोट। मिथिलेश तिवारी इसी मार्जिन से जीत हासिल करने में सफल रहे और बैकुंठपुर में पहली बार जो है वो कमल खिला। तो यहां मनोरमा देवी ने जो है आरजेडी के वोटों में अपना बड़ा हिस्सा निकाल लिया। और जब इतना बड़ा हिस्सा निकला तो यहां पर जेडीयू को उसका नुकसान उठाना पड़ा। और यही वजह है कि यहां मनजीत कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा। तो यहां पर जेडीयू को नुकसान हुआ किसकी वजह से? मनोरमा देवी मतलब आरजेडी के बागी की वजह से। अब 2020 में कहानी उल्टी हो गई। यहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ किसकी वजह से? जेडीयू के बागी की वजह से। क्या कुछ हुआ? मिथिलेश तिवारी फिर से चुनावी मैदान में थे, उस समय सिटिंग विधायक थे। 56,694 वोट उनको आए, 30.9% वोट। और प्रेम शंकर प्रसाद जो कि देवदत्त प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनको आए 67,807 वोट, मतलब कि 37% वोट। और जेडीयू के बागी मनजीत कुमार सिंह जो है वो लेकर आ गए 43,354 वोट, मतलब 23.7% वोट। और इस वजह से मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। प्रेम शंकर प्रसाद 11,113 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो ये यहां पर एक चीज जो दिखती है कि अगर आप ही के गठबंधन का कोई बागी खड़ा हो जाता है और वो अपने अच्छे वोट हासिल कर लेता है, मतलब 20-22%, तो जिस गठबंधन का वो बागी होता है उस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता है। ये हमने 2015 में भी देखा, 2020 में भी देखा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी जो है किसी गठबंधन से कोई बागी खड़ा हो सकता है और वो इतना मजबूत हो कि 20-22-23% वोट लेकर आ जाए? तो ये देखना होगा। फिलहाल तो ये तय है कि देवदत्त प्रसाद यादव के बेटे प्रेम शंकर प्रसाद को ही आरजेडी से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ऐसा दिखता है। लेकिन जो एक सवाल सबके मन में है कि क्या मिथिलेश तिवारी यहां से चुनाव लड़ेंगे या मनजीत कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पिछली बार मनजीत कुमार सिंह लड़ गए थे। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने एक बार 2021 में आरजेडी में शामिल होने की घोषणा भी कर दी थी और तब उनको आनन फानन में जो है वो मनाया गया। नीतीश कुमार ने जो है उसमें इनिशिएटिव लिया। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, लेसी सिंह को उनके पास भेजा गया और उन तमाम प्रयासों के बाद उनको जेडीयू में जो है वो शामिल रखा गया। तो ये चीजें दिखती है, इसी से आपको अंदाजा होगा कि मनजीत कुमार सिंह का कद कितना है और कितना बड़ा है। तो इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या एक बार फिर से मिथिलेश तिवारी का खेल बिगड़ेगा? क्योंकि बीजेपी इस सीट को मांग रही है। वो चाहती है कि चूंकि ये गोपालगंज जिले का सीट है, गोपालगंज लोकसभा के अंतर्गत आने वाली भी सीट है,
तो यहाँ पर बीजेपी चाहती है कि इस जिले में बीजेपी के बैनर से एक ब्राह्मण कैंडिडेट जरूर लड़े, और यही वजह है कि मिथिलेश तिवारी के लिए बीजेपी जो है जोर लगा रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब के बीच बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो हुई है, क्योंकि मंजीत कुमार सिंह को बिहार नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो बोर्ड निगम में जो अभी नियुक्तियां हुई हैं उसके जरिए भी गठबंधन के अंदर जो एक बागी उम्मीदवार हो सकते हैं संभावित, उनको एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। तो इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि मिथिलेश तिवारी के लिए जो है इतनी मुश्किलें नहीं होनी चाहिए और वो चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। और अगर यहां पर ये भी जान लीजिए कि जो जातीय समीकरण है उसमें अगर एनडीए जो है एकता के साथ लड़ता है, मतलब कि कोई बागी नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जातीय समीकरण एनडीए को फेवर करते हुए दिखते हैं। आप अगर यहां पर देखें तो एससी वोटर्स 11.35% हैं, एसटी 1.06% हैं, मुस्लिम 10.6% हैं, यादव 11.5 से 12.5% हैं, मतलब कि 23% के आसपास जो है वो हैं। राजपूत भी यहाँ 11.5 से 12.5% के आसपास है, भूमिहार 4.5 से 5%, ब्राह्मण 7.5 से 8%, और इस विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ भी लगभग 1.5-2% के आसपास हैं। तो ये जो सामान्य जाति का जो मत प्रतिशत है वो 27 से 29% के आसपास पहुंच जाता है। कोयरी कुर्मी धानुक को अगर देखें तो 11.5 से 12.5%, और वैश्य गोपालगंज में ऐसे भी ज्यादा अच्छी संख्या में मिलते हैं, तो वैश्य वर्ग से यहाँ 12 से 13% वोट है। तो ये 25 से 26% का आंकड़ा पहुंचता है। तो जब आप सामान्य जाति केकेडी मतलब कोयरी कुर्मी धानुक और वैश्य को जोड़ते हैं तो ये 50% का आंकड़ा क्रॉस करता दिखता है। अदर्स जो हैं ओबीसी और ईबीसी वो 10 से 12% है। तो ये चीजें आपको दिखती हैं। जैसे 2010 में एनडीए पूरी एकता के साथ यहां चुनाव लड़ा था, तो उस समय मंजीत कुमार सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, इसी के आसपास 56% के आसपास उनको वोट आए थे। लेकिन जब वोट बंटते हैं तब जाकर जो है ये दिखता है कि वोट अलग अलग खेमों में जा रहा है। आपने देखा कि 2020 में प्रेम शंकर प्रसाद यादव जीते तो उनको 37% वोट आए, और जब आप लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ वहां पर पहुंचते हैं और वहां भी देखते हैं कि जो वीआईपी महागठबंधन को कितना प्रतिशत वोट आया चंचल पासवान को, तो वो भी 37.66% वोट ही था। तो एक 37-38% का चंक जो है वो आरजेडी या महागठबंधन के पास है। जब बीजेपी और जेडीयू जुड़ जाते हैं तो वो आंकड़ा जो है 50% से ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर जो है वो एक सीट बचाने की चुनौती प्रेम शंकर प्रसाद के लिए होगी। ये भी देखना होगा कि जन सुराज क्या वो काम कर पाता है जो पिछली बार मंजीत कुमार सिंह कर पाए थे। तो जन सुराज किनको प्रत्याशी बनाता है, किस जाति से प्रत्याशी बनाता है, अगर उसने एक मजबूत दावेदार यहां पर दे दिया और अगर वो सामान्य जाति से कोई वोटर निकाल कर लेकर आता है तो मुकाबला करीबी हो सकता है और फिर वो मुकाबला कांटे का होगा। तो जन सुराज के ऊपर भी बहुत कुछ जो है बैकुंठपुर में निर्भर करने वाला है परिणाम। वो जीते न जीते, किसी को जिता या हरा तो जरूर सकते हैं। तो इसलिए बैकुंठपुर का चुनाव जो है वो एक दिलचस्प चुनाव है और हमें इंतजार करना होगा जब सारे प्रत्याशी जो हैं वो सामने आ जाएं। ये भी देखना होगा कि क्या मंजीत कुमार सिंह जो हैं वो आपको बिहार नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष बनने के बाद मान गए हैं, क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो चुनावी मैदान में उतर गए फिर एक अलग गणित होगा। तो यहाँ के समीकरण के लिए हमें प्रत्याशियों के नामों को सामने आने तक जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए बैकुंठपुर की जंग कितनी दिलचस्प इस बार बनने वाली है, क्यों बनने वाली है, इस पर भी हमने चर्चा की है। सीट का मिजाज क्या रहेगा।